40 साल तक महाराजा रणजीत सिंह ने सिख साम्राज्य को अजेय शक्ति बना दिया, लेकिन उनकी मृत्यु के साथ ही दरबार में शुरू हुई साजिशों की आंधी। कौन संभालेगा पंजाब की गद्दी? क्या साम्राज्य वैभव में रहेगा या बिखर जाएगा? यह है सत्ता, विश्वासघात और पतन की अनकही कहानी। यह वह दौर था जब महाराजा रणजीत सिंह अपने साम्राज्य के फैलाव और सुरक्षा को लेकर सतर्क थे। एक बार जब एक अंग्रेज नक्शानवीस ने उन्हें भारत का नक्शा दिखाया, महाराजा ने ध्यान से उस पर नजर डाली। नक्शे में चारों ओर लाल रंग फैला हुआ था, वह रंग जो ब्रिटिश हुकूमत की मौजूदगी को दिखाता था। पूरे भारत पर लाल रंग की छाया थी, सिवाय पंजाब के। महाराजा ने गंभीरता से यह नजारा देखा और आने वाले समय की एक आशंका जताई कि एक दिन सब कुछ लाल हो जाएगा। महाराजा रणजीत सिंह की सबसे बड़ी गलती यही थी कि उन्होंने अपने उत्तराधिकारी को तैयार नहीं किया। 27 जून 1839 की उस शाम जब उनका देहांत हुआ, पंजाब की हुकूमत को संभालने के लिए कोई साफ नेतृत्व मौजूद नहीं था। यह केवल उनके बेटों पर लागू नहीं होता, बल्कि उन दरबारियों पर भी जो कभी गुमनाम गांवों से उठाकर महाराजा रणजीत सिंह ने दौलत और सत्ता की ऊंचाई तक पहुंचा दिए थे। उन्होंने 7 बेटे छोड़े थे, लेकिन सभी अलग अलग औरतों से पैदा हुए थे और उनमें आपसी भाईचारे का कोई भाव नहीं था। सबसे बड़े राजकुमार खड़क सिंह उस समय 37 साल के थे। उन्हें ही उत्तराधिकारी घोषित किया गया था, लेकिन दरबार में यह माना जाता था कि उनमें राजकाज की गहराई वाली लीडरशिप काबिलियत कम थी। अफीम और शराब की आदत, फैसले लेने में कमजोरी और सख्त अनुशासन की कमी, ये चुनौतियां उनके सामने थीं। राजकुमार खड़क सिंह की परवरिश नौकरों के हाथों हुई थी, जिससे उनमें जिम्मेदारी उठाने की आदत गहराई से विकसित नहीं हो पाई। उनमें वह ग्रामीण सादगी नहीं थी जिसने महाराजा रणजीत सिंह को आम जनता का चहेता बनाया था। हालांकि उनकी सरल प्रवृत्ति ने एक लाभ भी दिया। वे प्रशासनिक मामलों में सीधे हस्तक्षेप करने की बजाय उन्हें योग्य लोगों को सौंपने में हिचक नहीं करते थे। इसके ठीक उलट उनके पुत्र राजकुमार नौ निहाल सिंह का स्वभाव तेज, महत्वाकांक्षी और जनप्रिय था। जब महाराजा रणजीत सिंह का देहांत हुआ, उस समय राजकुमार नौ निहाल सिंह उत्तर पश्चिम सीमा पर अफगान अभियान की कमान संभाले हुए थे। उन्हें यह भलीभांति पता था कि उनके पिता को शासन चलाने में कठिनाई होती थी और दरबार के धूर्त दरबारियों पर कंट्रोल बनाए रखना आसान नहीं था। उधर महाराजा रणजीत सिंह का दूसरा बेटा राजकुमार शेर सिंह भी राजगद्दी का दावेदार थे। उन्होंने कभी अपनी इच्छा छुपाई नहीं। उनका कहना था कि वे महाराजा रणजीत सिंह की पहली पत्नी मेहताब कौर से पैदा हुए थे और इसी वजह से असली उत्तराधिकारी वही हैं। लेकिन राजकुमार खड़क सिंह ने इस दावे को दरबार में चुनौती दी। जब शाही परिवार से कोई निर्णायक नेतृत्व नहीं उभरा, तो दरबार के वजीरों और उमराओं की ताकत बढ़ने लगी। अब गद्दी के दावेदारों को आपस में भिड़ाने का खेल शुरू हो गया, क्योंकि असल मकसद जमीनें और रियायतें बढ़ाना था। महाराजा रणजीत सिंह की मौत के बाद 2 मजबूत गुट उभरकर सामने आए। पहला था डोगरा भाइयों का, गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुचेत सिंह और ध्यान सिंह का बेटा हीरा सिंह। इन भाइयों में मतभेद होते थे, लेकिन लाहौर की हुकूमत पर कंट्रोल बनाए रखने में वे सफल रहे। जम्मू और कश्मीर की पहाड़ियों में उनकी एक अलग सी डोगरा रियासत बन चुकी थी। दूसरा गुट था सिख सरदारों का, विशेषकर 3 प्रभावशाली परिवार संधावालिया, अटारीवाला और मजीठिया। इनमें से सबसे शक्तिशाली थे संधावालिया, लेहड़ा सिंह, अजीत सिंह और अत्तर सिंह, जिनका संबंध खड़क सिंह की पत्नी चंद कौर से था। अटारीवाला उस समय कमजोर स्थिति में थे, जबकि मजीठिया का नेतृत्व विचारशील लेहड़ा सिंह और सैन्य अनुभव वाले रंजीत सिंह कर रहे थे। डोगरा और सिख सरदारों के साथ उनके मतभेद जल्द ही सांप्रदायिक रंग ले चुके थे, लेकिन दोनों गुटों की मंशा एक जैसी थी, हुकूमत का असली कंट्रोल अपने हाथों में रखना और गद्दी को प्रतीक मात्र बनाना। इस सत्ता संघर्ष में किसी को खत्म करना, जहर देना, नकली दस्तावेज बनाना, रिश्तेदारों को धोखा देना या अंग्रेजों से गुप्त बातचीत करना कुछ भी असामान्य नहीं था। अंग्रेज
जो पंजाब पर कब्जे की तैयारी में थे, ऐसे मौकों की तलाश में थे और ये दरबारी उन्हें वह मौका देने में लगे हुए थे। इन साजिशों के बीच कुछ लोग ऐसे भी थे जो हुकूमत की इस अंधी दौड़ से दूर सच्ची निष्ठा और ईमानदारी से राज्य की सेवा करते रहे। सबसे प्रमुख थे फकीर भाइयों का परिवार, विशेषकर फकीर अजीजुद्दीन जो विदेश नीति के सलाहकार थे। उनके साथ एक और सजग प्रशासक था, कश्मीरी ब्राह्मण दीनानाथ, जो वित्त और राजस्व विभाग देखते थे। अजीजुद्दीन और दीनानाथ जैसे लोग वही सलाह देते थे जिसकी मांग की जाती और अन्यथा उन हिंसक लालची सत्ता के दावेदारों से अलग रहते थे। लेकिन अब हालात इस हद तक बिगड़ चुके थे कि महाराजा रणजीत सिंह की मृतदेह जमीन पर पड़ी थी, अंतिम संस्कार की प्रतीक्षा कर रही थी और उसी समय महल के भीतर राजसत्ता की लड़ाई शुरू हो चुकी थी। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद दरबार की राजनीति ने एक और निर्णायक मोड़ ले लिया। बड़े दरबारियों ने एकत्र होकर साफ ऐलान कर दिया कि वे राजकुमार खड़क सिंह और राजकुमार नौनिहाल सिंह पर भरोसा नहीं कर सकते, खासकर इस बात पर कि वे उन्हें मिली जमीनें और जागीरें बनाए रखेंगे या नहीं। उनका अविश्वास अब खुलकर सामने आने लगा था। जब अंतिम संस्कार पूरा हुआ, उसी दिन दरबार फिर जमा हुआ। इस बार उन्होंने शर्त रखी कि उत्तराधिकारी को गुरु ग्रंथ साहिब पर हाथ रखकर यह शपथ लेनी होगी कि महाराजा रणजीत सिंह द्वारा दी गई जागीरें और जमीनें उन्हें हमेशा मिलती रहेंगी। अब दरबार के ये नव उभरे अमीर और नए बने उमरा अपनी वफादारी को जमीन जायदाद के बदले बेचने लगे थे। इसलिए कुछ ही समय में दरबार का मुख्य विषय गद्दी नहीं बल्कि जमीन और रियायतें बन गया। राजगद्दी अब सिर्फ एक सीढ़ी थी जिस पर चढ़कर महत्वाकांक्षी दरबारी और ज्यादा ताकत हासिल करना चाहते थे। महाराजा खड़क सिंह ने दरबारियों को भरोसा देकर थोड़े समय के लिए उनका संदेह शांत किया, लेकिन उनके और सौतेले भाई राजकुमार शेर सिंह के बीच तनाव बना रहा। राजकुमार शेर सिंह अपने पिता की मृत्यु के समय लाहौर नहीं आए। उन्हें डर था कि महाराजा खड़क सिंह उन्हें गिरफ्तार करवा देंगे। पहले तो वे कांगड़ा की ओर जाने का सोच रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्हें महाराजा की मौत की खबर मिली, वे बटाला लौट गए। उन्होंने दरबार को संदेश भेजा कि वे अंतिम संस्कार में तभी शामिल होंगे जब उन्हें पूरी सुरक्षा की गारंटी दी जाएगी। खड़क सिंह ने कसम खाई और राजा सुचेत सिंह तथा जमादार खुशहाल सिंह ने भी व्यक्तिगत रूप से उसे आश्वासन दिया। इसके बाद राजकुमार शेर सिंह लाहौर पहुंचे। 16 जुलाई 1839 को महाराजा खड़क सिंह ने राजकुमार शेर सिंह को भव्य उपाधियां दी, जो उनके लिए सार्वजनिक समर्थन और भाईचारे का प्रदर्शन था। पर यह एकता कुछ ही दिन टिक पाई। उसी दिन राजकुमार नौनिहाल सिंह ने निर्णय लिया कि अब राज्य के सभी प्रशासनिक मामलों की कमान वह स्वयं संभालेंगे। उसी तारीख को खबर फैली कि राजकुमार नौनिहाल सिंह ने दरबार के सरदारों से दस्तखत करवा लिए हैं, जिसमें महाराजा खड़क सिंह को नाम मात्र का उत्तराधिकारी और खुद को मुख्तार ए आला घोषित करवाया गया। उन्होंने यह आदेश दिया कि तिलक समारोह तब तक स्थगित रहे जब तक वह खुद लौट कर नहीं आते और दरबार के सभी सरदार यह सुनिश्चित करें कि खजाना जवाहरात पूरी तरह सुरक्षित रहे। उनकी घोषणा थी कि लौटने पर वे स्वयं सबका हिसाब लेंगे। यह सुनते ही राजा ध्यान सिंह घबरा गया। तिलक समारोह अब अक्टूबर तक टाल दिया गया। कुछ वजीर नौनिहाल सिंह के साथ हो गए, जबकि संधावालिया खानदान और अन्य दरबारी ध्यान सिंह डोगरा के समर्थन में खड़े हो गए। वहीं फकीर भाई और दीनानाथ जैसे कुछ लोग तटस्थ रहे। ध्यान सिंह ने राजकुमार नौनिहाल सिंह की तेजी और जल्दबाजी को संतुलित किया। उन्होंने राजकुमार के निर्णय को स्वीकार कर लिया, लेकिन स्वयं को मुख्य सलाहकार की भूमिका में स्थापित कर लिया। प्रारंभ में महाराजा खड़क सिंह ने इस व्यवस्था को चुपचाप स्वीकार किया, परंतु धीरे धीरे एक नया प्रभाव उन पर हावी होने लगा, चेत सिंह बाजवा का। बाजवा महाराजा खड़क सिंह की पत्नी का संबंधी था और पहले उनकी निजी जागीरों का प्रबंधक भी रह चुका था। बाजवा ने महाराजा खड़क सिंह को यह समझाया कि एक राजा को अपनी जिम्मेदारियों को गंभीरता से लेना चाहिए और अपनी आदतों में बदलाव लाना चाहिए। धीरे धीरे महाराजा खड़क सिंह को महसूस होने लगा कि उनसे उनका वास्तविक राजकीय अधिकार
छीना जा रहा है। दरबार में अब दो स्पष्ट गुट बन चुके थे, एक तरफ महाराजा और चेत सिंह बाजवा और दूसरी तरफ राजकुमार नौनिहाल सिंह और ध्यान सिंह डोगरा। महाराजा खड़क सिंह ने एक हल्की सी कोशिश की कि वे अपने बेटे और डोगरा वजीर को उनकी जगह दिखा सकें, लेकिन दरबार में सभी को पता था कि असली रणनीति चेत सिंह बाजवा की थी, जो महाराजा खड़क सिंह के कंधे पर बंदूक रखकर राजनीति के निशाने साध रहा था। महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु के बाद चेत सिंह बाजवा कुछ समय के लिए राजगद्दी के पीछे की असली ताकत बन गया। उसने डोगरा सैनिकों को किले से बाहर कर दिया और दीवान ध्यान सिंह तथा उसके बेटे हीरा सिंह को महाराजा के महल में आने से रोक दिया। सत्ता के इस नशे में वह अत्यंत घमंडी और असहनीय होता चला गया। राजकुमार नौनिहाल सिंह को बाजवा का यह बढ़ता वर्चस्व बिल्कुल पसंद नहीं आया और डोगरा पक्ष भी इससे असहज था। मगर उस समय राजकुमार अफगानों के खिलाफ मोर्चे पर व्यस्त थे। गुलाब सिंह डोगरा इन खींचतान से अलग होकर जम्मू लौट गए और अपने पहाड़ी क्षेत्रों की स्थिति मजबूत करने में लग गए। दरबार में अब वजीरों के बीच की फूट सबके सामने थी। इस मौके का फायदा उठाकर विद्रोही तत्व सक्रिय हो उठे। मियां रतन चंद और उनका बेटा पृथ्वी चंद ने नगरोटा क्षेत्र के कई किलों पर कब्जा कर लिया, लेकिन यह विद्रोह ज्यादा समय तक नहीं टिक पाया। लहणा सिंह मजीठिया ने तेज सैन्य कार्रवाई कर विद्रोहियों को हराया और दोनों को जंजीरों में बांधकर लाहौर ले आया। उधर सीमांत पर राजकुमार नौनिहाल सिंह की मौजूदगी ने सेना में नया उत्साह भर दिया। अब तक जनरल वेंचुरा और कैप्टन वेड के बीच आपसी कलह के चलते अभियान रुका हुआ था, लेकिन राजकुमार के नेतृत्व में स्थिति बदली। उन्होंने कर्नल शेख बसावन को सेनापति नियुक्त किया और सेना को खैबर दर्रे की ओर कूच का आदेश दिया। कुछ ही समय में पंजाबी सेना ने अली मस्जिद किले पर जीत हासिल की और फिर काबुल की ओर बढ़ गई। 9 अगस्त 1839 को काबुल पर फतह दर्ज कर ली गई। अगस्त के अंत तक राजकुमार नौनिहाल सिंह और गुलाब सिंह लाहौर लौट आए। साथ ही दरबार में फिर से साजिशों और रस्साकशी की वापसी हो गई। राजकुमार ने महाराजा को सलाह भेजी कि चेत सिंह बाजवा को पद से हटाया जाए, लेकिन महाराजा खड़क सिंह ने उल्टा यह शर्त जोड़ दी कि नई जागीरें तभी दी जाएंगी जब बाजवा की मंजूरी मिले। 25 सितंबर 1839 की पंजाब अखबार की रिपोर्ट के अनुसार महाराजा ने दरबार में राम सिंह और गोविंद राम की गैर मौजूदगी पर सवाल किया, जिस पर राजा सुचेत सिंह ने जवाब दिया कि उनकी गैर हाजिरी की वजह बाजवा से पुरानी दुश्मनी है। यह सुनकर महाराजा खड़क सिंह नाराज हो गए। उन्होंने महल की सुरक्षा कड़ी कर दी और चेत सिंह की रेजिमेंट को हर समय बंदूकें भरी रखने का आदेश दिया। राजकुमार को जागीर पर रिटायर होने की इजाजत भी नहीं दी गई। इस पर राजकुमार ने नाराजगी जताई और साफ कहा कि उनकी चिंता जागीर नहीं बल्कि राज्य की भलाई है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि ध्यान सिंह दरबार में रहे तो कोई आपत्ति नहीं, लेकिन चेत सिंह का प्रशासन में हस्तक्षेप स्वीकार नहीं होगा। अब राजकुमार नौनिहाल सिंह ने निर्णायक कदम उठाया। उन्होंने लुधियाना में ब्रिटिश एजेंट मिस्टर क्लर्क से संपर्क किया और आश्वस्त हुए कि अंग्रेज हस्तक्षेप नहीं करेंगे। क्लर्क ने संयम बरतने की सलाह जरूर दी, लेकिन रोका नहीं। इसके बाद राजकुमार ने चुपचाप शासन की जिम्मेदारी संभाल ली। लाहौर के एक रिपोर्टर ने लिखा कि राजकुमार अब दिन में 2 बार दरबार लगाते थे, जहां सम्मानित सरदार और अधिकारी नियमित रूप से शामिल होते थे। यह अब साफ हो चुका था कि असली कंट्रोल उन्हीं के पास था। महाराजा खड़क सिंह ने एक आखिरी प्रयास किया। उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि ध्यान सिंह और बाजवा मिलकर शासन चलाएं। बाजवा को मनाया गया कि वह राजकुमार की दया की प्रार्थना करे, लेकिन ध्यान सिंह ने साफ इनकार कर दिया कि वह बाजवा के साथ कोई साझेदारी नहीं करेगा और राजकुमार भी अपनी स्थिति से नहीं हिले। अब चेत सिंह बाजवा को भी यह एहसास हो गया कि उसका अंत निकट है। उसे अपने ही अंगरक्षकों पर भरोसा नहीं रह गया था। वह हर समय महाराजा के साथ ही रहने लगा, लेकिन यह भी उसकी सुरक्षा नहीं कर पाया। 8 अक्टूबर 1839 की सुबह लाहौर दरबार में शुरू हुआ वह सिलसिला जो आने वाले वर्षों में सामान्य हो जाएगा, हत्या और साजिश का। अमेरिकी अफसर कर्नल गार्डनर
जिसे लोग गारदौना कहते थे, उस समय राजा ध्यान सिंह की तोपखाना इकाई का कमांडेंट था। वह इस पूरे हत्याकांड में खुद शामिल था और उसने उस रात की घटनाओं का एक सजीव विवरण लिखा है। गार्डनर के अनुसार चेत सिंह बाजवा ने जनरल वेंचुरा को अपने पक्ष में कर लिया था और अब डोगरा वजीरों के खिलाफ खुली दुश्मनी पर उतर आया था। हत्या से ठीक एक रात पहले दरबार में बाजवा ने ध्यान सिंह को सीधी धमकी दी, देख लेना 24 घंटे में तुम्हारा क्या अंजाम होता है। लेकिन ध्यान सिंह भी इस चेतावनी के बाद चुप नहीं बैठा था। ध्यान सिंह डोगरा ने सत्ता की लड़ाई में निर्णायक मोड़ लाने के लिए एक संगठित योजना शुरू की। उसने अफवाहें फैलाई कि चेत सिंह बाजवा ने पंजाब को अंग्रेजों को बेच दिया है और हर रुपया जो राजकोष में आएगा उसमें से 6 आना अंग्रेजों को जाएगा। यह एक कुशल रणनीति थी जिसने आम लोगों और दरबारियों के बीच अविश्वास और आक्रोश की आग भड़का दी। ध्यान सिंह ने न केवल अफवाहों को हवा दी, बल्कि महाराजा खड़क सिंह की पत्नी चंद कौर, राजकुमार नौ निहाल सिंह, संधावालिया खानदान, सिख अफसरों और महल के गार्डों को भी अपने पक्ष में मिला लिया। अब महल के भीतर एक खामोश पर पूरी तरह तैयार बगावत की जमीन बन चुकी थी। 7 अक्टूबर की शाम महल के गार्ड्स को गुप्त आदेश दे दिए गए, चाहे जितना भी शोर मचे, सबको सोने का नाटक करना है। और फिर 8 अक्टूबर की तड़के 3 बजे, जब लाहौर गहरी नींद में डूबा था, एक छोटा सा जत्था करीब 15 लोगों का चुपचाप महल में दाखिल हुआ। जब एक गार्ड ने सतर्क होकर पूछा, कौन है, तो ध्यान सिंह ने उत्तर दिया कि महाराजा अमृतसर स्नान के लिए जा रहे हैं और वे लोग तैयारी के लिए आए हैं। यह सुनकर कोई विरोध नहीं हुआ। जत्था महल के उस हिस्से की ओर बढ़ा जहां महाराजा सोते थे, जनाना महल। एक के बाद एक दरवाजे बिना प्रतिरोध खुलते गए, यहां तक कि सबसे अंदर वाला दरवाजा भी धीरे से खुल गया। वे लोग अंधेरे में सीढ़ियां चढ़ते हुए बादशाही तख्त नामक स्थान तक पहुंचे और वहीं से शाही शयन कक्ष की ओर बढ़ गए। डोगरा भाइयों गुलाब सिंह और ध्यान सिंह ने आपस में धीमे स्वर में रणनीति तय की। तभी एक व्यक्ति अचानक नींद से उठा और चिल्लाकर बाहर भागा। सुचेत सिंह डोगरा ने तुरंत गोली चला दी और उसे वहीं गिरा दिया। गुलाब सिंह उस पर बुरी तरह नाराज हो गया। उसने सुचेत सिंह को उसकी मूर्खता के लिए फटकारा, क्योंकि गोली की आवाज से पूरा महल जाग चुका था। अब गार्ड दौड़ने लगे। ध्यान सिंह बाहर निकला, उन्हें शांत करने और भ्रमित करने के लिए। जब उसने गार्ड कमांडर सूबेदार से सामना किया तो कुछ बोले बिना अपने दाहिने हाथ के 2 अंगूठे दिखाए, जो उसकी पहचान थी। यह संकेत ही आदेश था। सूबेदार ने महाराजा की ओर इशारा किया और गार्ड चुपचाप लौट गए। अब महाराजा के शयन कक्ष का दरवाजा भी खोल दिया गया। अंदर हल्की रोशनी थी। महाराजा खड़क सिंह पलंग पर बैठे थे और सेवक उन्हें कुल्ला कराने के लिए पानी डाल रहा था। वे सुबह की प्रार्थना की तैयारी में थे। बाजू वाले पलंग पर चेत सिंह बाजवा की जगह खाली थी, लेकिन उसकी मौजूदगी के हालिया निशान बिस्तर और तकिए पर साफ दिख रहे थे। दल के किसी सदस्य ने पूछा, चेत सिंह कहां है? महाराजा ने साफ बताया कि गोली की आवाज सुनकर वह भाग गया और अब पता नहीं कहां है। उन्होंने आग्रह किया कि चेत सिंह की जान बख्श दी जाए, लेकिन उन्हें धक्का देकर वापस बैठा दिया गया और 4 सिपाही उनकी निगरानी के लिए तैनात कर दिए गए। अब चेत सिंह की तलाश शुरू हुई। मशालें जलाकर दल 2 हिस्सों में बांटा गया और महल के गलियारों में खोज तेज हो गई। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि चेत सिंह भाग चुका है, लेकिन तभी एक संकरी गली के आखिरी छोर पर किसी को कुछ चमकता दिखाई दिया। जब वे वहां पहुंचे तो देखा कि चेत सिंह एक कोने में नंगी तलवार के साथ खड़ा था। उसका शरीर कांप रहा था और वह तलवार उठाने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे खींचकर महाराजा के सामने लाया गया। खड़क सिंह ने हाथ जोड़कर अपने बेटे संधावालिया सरदारों और डोगरा अफसरों से चेत सिंह को माफ करने की अपील की, लेकिन उनकी पीठ पीछे से पकड़ ली गई और उन्हें फिर बैठा दिया गया। वे अब पूरी तरह असहाय दिख रहे थे। ध्यान सिंह की आंखों में अब वही आग थी जिसकी उसने पहले चेतावनी दी थी। जब उसकी नजर अपने पुराने दुश्मन चेत सिंह पर टिकी तो माहौल सर्द हो गया। गुलाब सिंह आगे बढ़ा, लेकिन ध्यान सिंह ने उसे रोक दिया और खंजर हाथ में लेकर खुद चेत सिंह की ओर बढ़ा। उसने दांत पीसते हुए कहा,
वो 24 घंटे अभी पूरे नहीं हुए जिनका जिक्र तुमने बड़ी तहजीब से किया था। और फिर एक बाघ की तरह झपट्टा मारा। खंजर चेत सिंह के सीने में उतार दिया गया। इस तरह दरबार की साजिशों और सत्ता के संघर्ष में एक और खून बहाया गया और पंजाब का राजमहल एक और राजनीतिक हत्या का गवाह बन गया। चेत सिंह का अंत खंजर से हुआ, लेकिन पंजाब की त्रासदी अब भी शुरू ही हुई थी। दरबार की साजिशें और महाराजा खड़क सिंह की कमजोरी ने सत्ता की लड़ाई को और गहरा दिया। डोगरा संधावालिया गुटों की टक्कर पंजाब की गद्दी को खून से रंगने वाली थी। अंग्रेज अपनी आंखें गड़ाए बैठे थे, इंतजार कर रहे थे उस पल का जब एक और वार इस साम्राज्य की नींव हिला देगा। आगे क्या होगा, यह राज अगले अध्याय में खुलेगा। अगर आपको हमारा रिसर्च अच्छा लगे तो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।